हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 269 की सीरीज। ये कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा मिसलेनियस चैप्टर डायरेक्ट टैक्स में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 269 डबल एस, 269 एस टी, 269 टी, 269 यू। कई बार ये बहुत सारे क्वेश्चन के साथ चिपक के आ जाता है या सेपरेटली इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्चुअली भी, और इसको यहीं पे लर्न भी कर लेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी यहीं से बना लेंगे। ये जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं ये तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आके तुम डाउनलोड कर सकते हो और तुमको एलएमएस का भी लिंक मिल जाएगा। अगर तुम्हें क्लास लेना है तो अभी भी टाइम है, तुम चाहो तो अभी भी क्लास ले सकते हो। क्लास की लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बुक्स भी परचेज करने चाहते हो तो बुक्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डीटीआईडीटी दोनों का। एंड अभी तो डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो जाके तुम उसको परचेज कर सकते हो। कब तक चलेगा मेरे को नहीं पता। तो चलो बढ़ते हैं स्ट्रेट अवे 269 सीरीज की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा मजेदार सेक्शन है। तो चलो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले अपने बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ। मेरे को एक सवाल का जवाब देना, ठीक है। सब कोई कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, क्या मिस्टर एक्स मिस्टर एमटी को लोन दे सकते हैं क्या? मिस्टर एमटी बीइंग एन इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स बीइंग एन इंडिविजुअल, दोनों अपना अपना धंधा करते हैं अलग अलग। क्या मिस्टर एक्स मिस्टर एमटी को लोन दे सकते? द आंसर इज यस, लोन दिया जा सकता है। बट एक कंडीशन डाल दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला कि मिस्टर एक्स मिस्टर एमटी को लोन दो, कोई दिक्कत नहीं। हम मिस्टर एक्स को कुछ नहीं बोलेंगे, मिस्टर एक्स को जितना रुपया देना है दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मिस्टर एमटी पे एक सेक्शन लगाएंगे और मिस्टर एमटी को बोलेंगे कि तुम लोन डिपॉजिट को कैश में मत लेना। यानी अदर देन कैश ले सकते हैं। हाँ, अदर देन कैश ले सकते हैं। कोई अमाउंट भी कैश में नहीं ले सकते क्या? कुछ अमाउंट भी नहीं, बस थोड़ा सा अमाउंट अलाउ कर दीजिए ना। तो बोलते 20,000 से कम, 20,000 से कम यानी 19,999, इतना तुम ले सकते हो कैश में। इससे ज्यादा अगर तुमको लेना है, यानी 20,000 या उससे ज्यादा अगर तुमको लेना है, तो तुमको जो मोड यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा अदर देन कैश वाला मोड। लोन लेने में मना ही नहीं कर रहे हैं, मिस्टर एमटी लोन ले सकता है मिस्टर एक्स से, बस कैश में मत लेना। कैश में लोगे ना तो ब्लैक व्हाइट का सिस्टम हो जाएगा। तो उसको कब करने के लिए क्या बोला कि अदर देन कैश में लोगा। अदर देन कैश में लोन का लेवा देवी होगा, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? उस सिनेरियो में गवर्नमेंट के पास तो डेटा आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट में। इसीलिए इस प्रोविजन को यहां पे इंसर्ट कर दिया गया। बट मान लो अगर मिस्टर एमटी हो जाते बहुत ज्यादा बेशर्म, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को छोड़ो, उसको बोलने दो, उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर एक्स तू मेरे को 21,000 का कैश दे लोन में, ठीक है, मुझे लोन दे 21,000 कैश में। 21,000 कैश में, 20,000 या उससे ज्यादा कैश में ले रहा है मिस्टर एमटी। क्या सेक्शन 269 डबल एस, जल्दी से बोलो दोस्तों, 269 डबल एस इन पे लग जाएगा क्या? लग जाएगा। 269 डबल एस क्या बोलता है दोस्तों? भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि एमटी लोन नहीं ले सकता। इसका मतलब एमटी कैन नॉट एक्सेप्ट द लोन। तो मिस्टर एक्स 21,000 का लोन देते हैं कैश में एमटी को। 269 एस डबल एस क्या बोलता है? एमटी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट लोन। बट एमटी बीइंग बेशरम, वो क्या बोलता है? वी विल एक्सेप्ट दिस लोन। वो लेगा लोन, उसको लेना ही है लोन। तो अब क्या होगा? मिस्टर एक्स ने 21,000 का कैश लोन दे दिया मिस्टर एमटी को, एंड मिस्टर एमटी हैज एक्सेप्टेड द लोन। दैट मींस ही हैज वायलेटेड सेक्शन नंबर 269 डबल एस। अब जैसे ही वॉयलेट करोगे तुम इसको, तो क्या हो जाएगा? तुमको देनी पड़ेगी पेनल्टी। ओ माय गॉड, तुमको लग जाएगी पेनल्टी। यही इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पेनल्टीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तुम पे लग जाएगी पेनल्टी। कितनी पेनल्टी लगेगी? 100% ऑफ दैट लोन अमाउंट। ओ माय गॉड, 21,000 रुपए लोन लिए कैश में, तो भैया 21,000 रुपए की ही पेनल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर। 21,000 रुपए की पेनल्टी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, पेनल्टी मिस्टर एमटी पे लगेगी या मिस्टर एक्स पे लगेगी? सर आपने बोला था कि 269 डबल एस बोलता है एमटी कैन नॉट एक्सेप्ट द लोन। बात तो सही है। एक्सेप्ट किसने किया? एमटी ने। वायलेशन किसने किया? एमटी ने। पेनल्टी कौन देगा? एमटी देगा। यानी इन शॉर्ट, द पर्सन रिसीविंग द लोन in cash more than 20,000 or more, he will be liable to pay the penalty. Okay,
क्यों? उसने वायलेट किया सेक्शन नंबर 269(s) को। क्या? शाबाश। तो इसी के साथ चलो मेरे को यह बताओ, एमटी ने लोन लिया है 50,000 रुपए का, और ये लोन उसने लिया है मिस्टर बी से कैश में। बताओ 269(s) विल बी एप्लीकेबल और नॉट? जल्दी से एक बार सेक्शन नंबर बोलो दोस्तों, सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से बोलो, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, जल्दी लिखो। 269(s), 2 बार s, 269(s). तो मिस्टर एमटी ने 50,000 रुपए कैश में लिए। तो आपने बोला था सर 20,000 या उससे ज्यादा कैश में लेने से 269(s) लगता है, तो यहां पे 269(s) लग जाएगा। पेनल्टी किस पे लगेगी, एमटी या बी पे? जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड। तो पेनल्टी लगेगी एमटी पे। हो गया, इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग कितने। आ जाओ। अब मिस्टर एमटी ने एक लोन ले रखा था 15,000 रुपए का कैश में मिस्टर बी से, और ये लोन था अनपेड। अप्रैल में हमने एक लोन लिया 15,000 का बी से, और वो लोन हो गया अनपेड। क्या 269(s) का वायलेशन हुआ क्या? तो आप बोलोगे सर वायलेशन नहीं हुआ, बिकॉज 20,000 की लिमिट थी, और अपने कितने ले रहे हैं? अपने ले रहे हैं 15,000, विद इन 20,000 है, कुछ नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, मिस्टर एमटी ने फर्दर एक लोन लिया 15,000 का कैश में अगस्त में मिस्टर बी से। उसी मिस्टर बी से हमने वापस 15,000 का अगस्त में एक लोन लिया, और जो 15,000 हमने अप्रैल में लिया था वो तो ऑलरेडी अनपेड है। तो अब आप बोलोगे सर ये 20,000 हमें एग्रीगेट में देखना है या हमें इंडिविजुअली देखना है? तो आंसर तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, द आंसर इज एग्रीगेट में देखना है। अब सिंस इसने मिस्टर बी से 15 + 15, सर ये कैसा 5 है, ये इन स्टाइल वाला 5 है, तो 30,000 का लोन लिया है। अब 30,000 का सिंस इसने लोन ले रखा है, दैट इज मोर देन 20,000, तो इसको पे करना पड़ेगा। जल्दी बताओ दोस्तों क्या पे करेंगे? ये पे करेंगे पेनल्टी। कितनी पेनल्टी पे करेंगे? तो ये 30,000 एज अ पेनल्टी पे करेंगे। कौन पे करेगा? एमटी पे करेगा। सेक्शन नंबर जल्दी 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 जल्दी, 269(s). सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? यहां ये लेक्चर देख लिया, इसके बाद और कुछ नहीं देखने की जरूरत है इस वाले सेक्शन के लिए। आ जाओ। अब मिस्टर एमटी ने लोन लिया है 10,000 रुपए का मिस्टर बी से। मिस्टर एमटी ने 10,000 रुपए का लोन लिया मिस्टर बी से। मिस्टर एमटी ने डिपॉजिट भी एक्सेप्ट किया है 15,000 रुपए का। तो पहला क्वेश्चन, क्या लोन और डिपॉजिट दोनों कवर होते हैं 269(s) में? द आंसर इज यस, लोन और डिपॉजिट दोनों कवर होंगे 269(s) में। तो मिस्टर एमटी ने लोन लिया है 10,000 का मिस्टर बी से। मिस्टर एमटी ने डिपॉजिट भी लिया है 15,000 रुपए का। सर ये दोनों को हम लोग एग्रीगेट कर देंगे। अरे पहले बात ध्यान से पढ़ो मेरे बच्चों, क्या लिखा है मेरे बच्चों, आ जाओ इधर, देखो देखो ध्यान से देखो। 15,000 का लोन किससे लिया है इन्होंने? सी से लिया है। अब एक पर्सन से 20,000 या उससे ज्यादा लिया है क्या? एक इंडिविजुअल पर्सन से? द आंसर इज नो। बी से लिया 10,000, सी से लिया 15,000, दोनों पर्सन अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है। अगर दोनों पर्सन अलग है तो क्या अपने क्लब करेंगे फिगर को? सो द आंसर इज नहीं क्लब करेंगे। एंड सिंस दोनों का 20,000 या उससे कम है, 20,000 से कम है, तो 269(s) विल नॉट बी एप्लीकेबल। देखा कितना सिंपल सा प्रोविजन था, कितना सिंपली इजीली अपने को समझ में आ गया। अब इसको एक क्विक रीडिंग मारते हैं, आ जाओ। ये नोट्स तुमको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। 269(s) क्या बोलता है? कोई भी पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा ना लोन, ना डिपॉजिट, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अमाउंट। तो ये प्रोविजन लग किस पे रहा है? जो पैसा दे रहा है या जो पैसा ले रहा है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, तो जो पैसा ले रहा है उस पे प्रोविजन लग रहा है, तो पेनल्टी भी भैया वही पे करेंगे। क्या बोलते हैं? कोई भी पर्सन, कंपनी, फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन ना लोन, ना डिपॉजिट, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अमाउंट को एक्सेप्ट करेगा, किसी भी पर्सन से लेगा, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से कर सकते हैं। तो किससे नहीं कर सकते?
कैश से नहीं कर सकते हो, बियरर चेक से नहीं कर सकते हो, क्रॉस चेक से नहीं कर सकते हो, इन सारी चीजों से तुम नहीं कर सकते हो। ये लिस्ट तुमको 48(3) में भी मिल जाएगी। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन कब लगेगा? जब लोन या डिपॉजिट 20,000 या उससे ज्यादा है, एग्रीगेट में 20,000 या उससे ज्यादा है, या एक पर्सन से हमने पहले लोन लिया था, वो लोन अभी भी अनपेड है और हमने एक्स्ट्रा लोन ले लिया और वो 20,000 के ऊपर चला गया, दोनों मिला के, तो भी ये प्रोविजन लग जाएगा। हमने जो भी एग्जांपल किए वो सारे यहाँ पे कवर्ड है। तो अपने को क्या लर्न करना, 20,000 के ऊपर किसी भी पर्सन से कैश नहीं लेना भैया, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, बिकॉज या तो वो लोन ही ट्रीट होगा ना। हाँ हाँ, लोन और डिपॉजिट नहीं लेना है, ठीक है। आ जाओ इधर। अगर लेता है तो क्या हो जाएगा, जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है लोन, वो लायबल होगा टू पे 100% ऑफ दैट लोन एज पेनल्टी। ठीक। अब कुछ कुछ अपने को लर्न करना है कि अगर आप इन पर्सन से लोन लेते हो या ये पर्सन लोन लेते हैं, तो उस सिनेरियो में एक्सेप्शन है, यानी 269(s) नहीं लगेगा। क्या? गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब हो गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, उसकी बात कर रहा है, एनी गवर्नमेंट कंपनी, या कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन, या बोथ, इस पे आता है एमसीक्यू, या दोनों पर्सन का एग्रीकल्चर इनकम, यानी देने वाले का भी एग्रीकल्चर इनकम है ओनली, एंड लेने वाले का भी ओनली एग्रीकल्चर इनकम, उनका और कोई इनकम नहीं है, तो उस सिनेरियो में 269(s) नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? गवर्नमेंट या तो ले रहा है या तो दे रहा है, दोनों में। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन, या दोनों पर्सन का एग्रीकल्चर इनकम है, तब। आगे मत बढ़ाओ, फॉरवर्ड मत करो, 1.8 पे मत जाओ या 1.7, जो भी जिस पे जा रहे हो उस पे मत जाओ, यहीं लर्न कर लो। घर पे लर्न करने की जरूरत नहीं है, वापस से टाइम देने की नीड नहीं है, एक ही बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है एक्सेप्शन? गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस या सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, या दोनों पर्सन, जो ले रहा है जो दे रहा है लोन, दोनों का सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और कोई इनकम नहीं है। इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है 269(s). एक सेक्शन खत्म भी हो गया, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, 269(s) कभी भी अकेले नहीं आएगा, वो अपने साथ कई बार 269T को भी लेके आता है। सर ये टी क्या होता है, आओ बताते हैं। ध्यान से देखो यहां पे, क्या मिस्टर एक्स मिस्टर एमटी को लोन दे सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल लोन दे सकता है, 20,000 से कम है तो कैश में दे सकता है, 20,000 या उससे ज्यादा देना है तो अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इन सारे मोड से देगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से उसको देना पड़ेगा, कैश में नहीं दे पाएगा। तो मिस्टर एक्स ने लोन दिया मिस्टर एमटी को 21,000 रुपए का थांबा, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हुआ है। ओके, तो अगर अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हुआ है लोन का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर एमटी पे 269(s) नहीं लगेगा। अब एक सेक्शन आता है जो कि बोलता है 269T। 269T क्या बोलता है? मिस्टर एमटी मिस्टर एक्स को जब ये लोन का अमाउंट रीपे करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट, वो अदर देन कैश होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अदर देन कैश, एंड लिमिट इज ऑल्सो सेम 20,000। यानी जब ये रीपे करेगा और वो रीपे का अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा है तो उसको अदर देन कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट। बने रहो, समझ जाओगे, घबराओ मत। मिस्टर एक्स ने लोन दिया 21,000 रुपए का अकाउंट पे चेक से, चलेगा, 269(s) नहीं लगेगा। मिस्टर एमटी ने रीपेमेंट किया 22,000। सर 22,000 क्यों दे रहा है, 21,000 ही लिया था ना, और इंटरेस्ट कथा है, इंटरेस्ट को था है, इंटरेस्ट तो लागबे, तो इंटरेस्ट लगेगा इसमें, कितना लगेगा? 22,000 रुपया टोटल इसमें लगा, या 1,000 इंटरेस्ट लगा, तो रीपेमेंट कितना हुआ? 22,000। बट गलती क्या हो गई? कैश में पेमेंट कर दिया। अब जैसे ये कैश में पेमेंट करेगा तो कौन सा सेक्शन आएगा? ट्राई करो बोलने का, 269T। कौन सा सेक्शन आएगा? 269T आएगा। और 269T क्या बोलता है? 269T बोलता है कि कोई भी पर्सन रीपे नहीं करेगा लोन को 20,000 या उससे ज्यादा कैश में। अगर करता तो क्या हो जाएगा? पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा? जितना अमाउंट रीपे किया 100% ऑफ दैट अमाउंट विल बी द पेनल्टी। 100% दैट अमाउंट विल बी द पेनल्टी, इसका मतलब होता है पेनल्टी लगेगा किस पे? जल्दी बताओ।
तो आपको देखना है रोका किसको गया 26090 में। तो 26090 में रोका उस पर्सन को गया जिसने रीपे किया लोन को, जिसने रीपे कर रहा है, यानी जो रीपे कर रहा है। हमारे एग्जांपल में देखो रीपे कौन कर रहा है, वेरी गुड। तो हमारे एग्जांपल में रीपे कर रहा है मिस्टर एमटी। तो इस बार भी किस पे लगने वाला है पेनल्टी, एमटी पे। कितना लगेगा, तो आपने बोला 100% ऑफ दैट अमाउंट, यानी कितना 22,000। तो कितना लगेगा 22,000 का पेनल्टी लग जाएगा। सिंपल है एकदम, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ओके, पहले एक बार इसको ऐसे रीड करते हैं। 26090 क्या बोलता है, 26090 प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को रीपे करने के लिए लोन या डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एंड ईसीएस, यानी बियरर चेक, क्रॉस चेक और कैश से पेमेंट नहीं कर सकता है। ये कब लगेगा, जब लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20,000 या उससे ज्यादा, या एग्रीगेट अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा। भी थोड़ी देर में ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर अपने कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100% ऑफ लोन और डिपॉजिट विल बी द पेनल्टी अमाउंट, उतना का आपको पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है थोड़ी देर में देखते हैं, एक बार कंबाइंड एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। आ जाओ। मिस्टर एक्स ने मिस्टर एमटी को 21,000 का लोन दिया कैश में। ओ माय गॉड, 269 डबल एस क्या लगेगा दोस्तों, 269 डबल एस। और 269 डबल एस क्या बोलता है, 20,000 या उससे ज्यादा का अगर तुमने लोन एक्सेप्ट किया या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया कैश में, तो जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसको 100% पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 100% पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कौन करेगा, एमटी करेगा। पेनल्टी पे कर दिया, लोन बढ़िया अकाउंट में पड़ा हुआ है, एक साल बाद उसने लोन का रीपेमेंट कर दिया, 22,000 रुपए का रीपेमेंट किया। अब जैसे ही उसने 22,000 रुपए का रीपेमेंट किया तो उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे है, कैश। तो 26090 क्या बोलता है, तो 26090 बोलता है कि कोई भी पर्सन रीपे नहीं कर सकता है लोन, डिपॉजिट या एडवांस को इन कैश 20,000 या उससे ज्यादा। अगर करता है तो 269T के तहत क्या हो जाएगा, उसको 100% पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी इस एग्जांपल में कौन पेमेंट करेगा पेनल्टी का, एमटी, बिकॉज पे कौन कर रहा है, एमटी पे कर रहा है। सर 2 बार पेनल्टी लगेगा क्या, तो 2 ऑफेंसेस किए तो 2 बार पेनल्टी लगेगा। सर डबल नहीं हो गया, डबल कैसे हो गया, दोनों ऑफेंसेस अलग अलग है। एक बार एक्सेप्ट के लिए मना किया था 20,000 से ज्यादा कैश में, कर लिया तो पेनल्टी दो। एक बार रीपेमेंट के लिए मना किया था 20,000 से ज्यादा कैश में, तुमने कर दिया तो दो। भैया दोनों ऑफेंसेस अलग है, इसलिए 2 पेनल्टी लग रही है। तो आप क्या बोलोगे, अब 2 पेनल्टी लगेगी, एक 269 डबल एस जो कि उसने एक्सेप्ट किया लोन को 20,000 से ज्यादा कैश में, 269T रीपे कर दिया 20,000 से ज्यादा कैश में। तो 100% ऑफ दैट अमाउंट विल बी द पेनल्टी। अब ध्यान से देखो, जब लोन एक्सेप्ट किया तो 269 डबल एस लगेगा, और वो कितना पेनल्टी लगेगा, 21,000 का। वेरी गुड। तो अगर अपने 269 डबल एस एक्सेप्ट किया, 100% पेनल्टी लगेगा 21,000, इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज पेनल्टी, टैक्सेबल एज पेनल्टी नहीं, सॉरी, पेनल्टी लगेगा उतना, ठीक है, विल बी पेड एज पेनल्टी। अब इसने 22,000 का कैश में पेमेंट कर दिया। अब अगर इसने 22,000 रुपए का कैश में पेमेंट कर दिया तो दिस इज नॉट अलाउड, 20,000 से ज्यादा कैश में चला गया तो अलाउड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इस पे 269T लगेगा। 269T में कितना पेनल्टी लगेगा दोस्तों, बता दो, मजा आ जाएगा, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी जल्दी, सुनाई नहीं रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओह क्या बात है, हाँ क्या बात, क्या बात है, 22,000 की पेनल्टी लगेगी। इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, 22,000 की पेनल्टी। तो 2 पेनल्टी लगेगी, किस पे लगेगी, एमटी पे ही लगेगी। एक बार एक्सेप्ट किया इसीलिए 21,000 की पेनल्टी, एक बार कैश में रीपे किया 20,000 से ज्यादा में तो 22,000 की पेनल्टी लगेगी। जितना भी रीपे किया उतने की पेनल्टी लग जाएगी। ओके, अब एक बारी 269T का एक्सेप्शन देख लेते हैं। इसका एक्सेप्शन एकदम सेम है, वही गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, अगर ये लोग रीपे कर रहे हैं 20,000 या उससे ज्यादा कैश में चलेगा। एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, एनी कोऑपरेटिव बैंक, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन। देखो कौन गायब है इसमें, बस वो याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। कौन गायब है, एग्रीकल्चर इनकम वाला। वेरी गुड। तो ये बोथ पर्सन हैविंग एग्रीकल्चर इनकम, ये सिर्फ और सिर्फ 269 एसएस का एक्सेप्शन है,
नॉट 269T का। यहाँ पे भले ही लिख लो, स्टार मार्क लगा लो, चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, यहाँ पे तुम स्टार मार्क लगा के पॉइंट लिख लो भैया। तो 269T में किस किस को एक्सेप्शन दिया? गवर्नमेंट को दिया, बैंकिंग कंपनी को दिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को दिया, कोऑपरेटिव बैंक को दिया, कोऑपरेशन को दिया, गवर्नमेंट कंपनी को दिया और नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन को मिला है। तो इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है अपना 269S और 269T। बट अभी एक और तगड़ा सम करेंगे, तगड़ा एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए, आपको मजा आ जाएगा। सर ये एग्जांपल वाला भी हम लोग का एलएमएस दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। अरे ये दिया है यार, क्या कर रहे हो? वीडियो पसंद आ रही है क्या? वीडियो को लाइक करो यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनके भी मार्क्स बढ़वाओ थोड़े। तो देखो, बैलेंस ड्यू फ्रॉम एनकेवाई। सर एनकेवाई कौन है बताते हैं। तो बैलेंस ड्यू फ्रॉम एनकेवाई 1 अप्रैल 2022 17,000 एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 17,000 रुपए ड्यू है, मतलब एमटी को देना है या एमटी को मिलेगा। तो ड्यू मतलब होता है एमटी को देना है, कितना देना है? 17,000, यानी लोन हो गया क्या? यस, हमने एनकेवाई से 17,000 का लोन लेके रखा है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 17,000 रुपए का। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमने ये सारे ट्रांजैक्शन किए एमटी और एनकेवाई के बीच में। 14 अगस्त 2022 को एमटी टू का फर्दर लोन ऑफ 4,000 इन कैश। ओ माय गॉड, जैसे ही इसने 4,000 रुपए कैश में लिए, 17,000 हम लोग का ऑलरेडी ड्यू था, 4,000 रुपए और इसने ले लिया, तो हमने देखा 21 हो गया क्या? 21,000। क्या 20,000 से ज्यादा का कैश में हमने ले लिया क्या? द आंसर इज यस। तो जैसे हमने 20,000 से ज्यादा कैश में ले लिया, 269SS will be applicable and MT will be liable to pay penalty 100%। 100% यानी कितना पे करेगा? 21,000। वेरी गुड। ऑन अगस्त 2022 MT रीपे द लोन बाय चेक 21,000। रीपेमेंट किया है। सर एमटी अगर रीपे करता है तो 269T लगता है, और 20,000 से ज्यादा क्या है सर? 269T लगेगा सर? नहीं लगेगा ना मेरे बच्चे, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे। चेक 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 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बियरर क्रॉस कुछ नहीं लिखा तो ऑलवेज अज्यूम अकाउंट पे ही चेक है, तो अकाउंट पे ही चेक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 269T विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, समझ गए सर। नेक्स्ट, 6 अक्टूबर 2022 ही अगेन टूक अ लोन ऑफ 19,000 इन कैश। 19,000 इन कैश। सर 19,000 और पहले का बाकी था ना? पहले का बाकी था, पहले का कितना था? 17,000 ओपनिंग था, 4,000 हमने लिया, 21,000 हो गया। 21,000 हमने 30 अगस्त को पे कर दिया चेक से, 269T भी नहीं लगा और अकाउंट्स भी अपना सेटल हो गया। अब 19,000 का हमने फ्रेश लोन लिया, तो पुराना वाला वापस जोड़ेंगे क्या? द आंसर इज नो, उसका तो हो गया ऑलरेडी पेमेंट, तो उसको थोड़ी जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग वाले को जोड़ते हैं। तो अब जब हमने उसको ऑलरेडी पे कर दिया है, अब हमने क्या किया? 19,000 कैश में लिया। सर कैश में लिया है, 269SS लगना चाहिए, बट सर 20,000 से कम है तो नहीं लगेगा। 269SS विल नॉट बी एप्लीकेबल। फिर 15 अक्टूबर को हमने उसी 19,000 को रीपे कर दिया कैश में, उसी 19,000 को रीपे कर दिया कैश में, रीपे किया कैश में किया, 269T लगेगा, बट 20,000 से कम किया है, तो 269T will not be applicable। नेक्स्ट, 10 नवंबर 2022 में एमटी ने वापस से लोन लिया है 12,000 का कैश में। सर लोन लिया 269SS लगेगा, 20,000 से कम है, यानी नहीं लगेगा यहां पे। फिर हमने वापस से लोन लिया 2,000 का कैश में, तो लगेगा क्या? द आंसर इज नो, नहीं लगेगा, 20,000 से कम है अभी भी। फिर हमने फर्दर लोन लिया 10,000 का कैश में, थांबा 10 लिया तो ऐसे तो नहीं लगेगा, बट पहले 12 लिया था, करेक्ट, वापस से 2 लिया एंड वापस से 10 ले रहे हैं, तो अब कितना हो गया? 24,000। क्या ये एक्सीड हो गया क्या? हाँ ये एक्सीड हो गया तुम्हारा 20,000 को, तो 269SS विल बी एप्लीकेबल। तो कितना हो गया? 24,000 हुआ, 24,000 हुआ, 269SS विल बी एप्लीकेबल एंड 24,000 पे ऐसा पेनल्टी पे करना पड़ेगा एमटी को। दूसरा,
ही रीपे दैट फॉर 24,000 बाई चेक, उस 24,000 को उसने चेक से रीपे कर दिया। तो चेक से रीपे किया, 20,000 के ऊपर क्या चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 26090 विल नॉट बी एप्लीकेबल। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया, बिकॉज हमने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर कर लिए। ये रहा इसका आंसर, मैं शेयर कर दूंगा, तुम रीड कर लेना एक बार शांति दिमाग से। अब इसी के साथ साथ एक बार ये वाला पॉइंट भी देख लो। इन केस वेयर अ पर्सन हैज ऑलरेडी रिसीव्ड अ लोन, पहले से एक लोन था, बट द लोन और डिपॉजिट has not been paid, in such case if the unpaid loan or deposit is 20,000 or more, यानी जो अनपेड लोन है वो जुड़ के नए वाले लोन के साथ 20,000 के ऊपर चला जाता है, तो फिर तुमको पे करना पड़ेगा पेनल्टी, यानी 269 का वायलेशन होगा और पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी अटैच कर दिया हूं, इसको भी वहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और नहीं जाना है। सारे क्वेश्चन एंड आंसर कवर कर लिया आईसीआई के जितने भी आज तक आए इस सेक्शन से रिलेटेड। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर हैज बीन कवर्ड एंड ऑब्वियसली ऑल कॉन्सेप्ट हैज बीन कवर्ड विद लॉट ऑफ एग्जांपल एंड ऑल द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी मजेदार है क्लास। आ जाओ, कुमार ब्रोस एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग, असेसिंग ऑफिसर noticed that a huge amount of cash was accepted by the firm from its partner। तो पार्टनर से ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश फर्म ने एक्सेप्ट किया। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि इसको अपने मानेंगे लोन, बिकॉज इंटरेस्ट हैज बीन गिवन टू द पार्टनर ऑन दैट सेम अमाउंट व्हिच हैज बीन एडवांस। जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एक्सेप्ट किया था फर्म ने, उस पे फर्म ने इंटरेस्ट भी पे किया, तो असेसिंग ऑफिसर बोलता है इसको हम लोन मानेंगे। और अगर लोन मानेंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश मतलब होता है 20,000 के ऊपर ही होगा भैया, 20,000 के नीचे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश नहीं बोलते, 20,000 के ऊपर ही होगा। तो असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि हम 269 का उल्लंघन मानेंगे, वायलेशन मानेंगे, और 271 डी में पेनल्टी लगाएंगे। सेक्शन नंबर है 271 डी पेनल्टी का, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। सर हमें क्या पता क्या होगा, बताते हैं। एक पार्टनर है, उसने अपने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, मान लो 50,000 कैश में। दिमाग क्या बोलता है, दिमाग ये बोलता है सर 20,000 से ज्यादा का पेमेंट हुआ है, लोन में हुआ है, फर्म को 269 का उल्लंघन हो गया, तो उसके तहत उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। 271 डी में 50,000 रुपए एज अ पेनल्टी का पेमेंट फर्म को करना पड़ेगा। चलो समझते हैं ये वाली चीज भी। एग्जाम में आप लिखोगे कि दो व्यू, मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम की तैयारी बता रहा हूं, एग्जाम में क्या लिख के आना, इधर उधर मत फोकस करो, इधर फोकस करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तब एग्जाम में लिखोगे दो व्यू है। एक व्यू ये बोलता है कि पार्टनर और फर्म सेम पर्सन है, तो अगर ऐसा है तो एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 269 विल नॉट बी एप्लीकेबल, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। दूसरा आप लिखोगे, दूसरा व्यू ये है कि एक पार्टनर और फर्म डिस्टिंक्ट पर्सन है, अलग पर्सन है, तो 269 लगेगा, बिकॉज अपने किसी और पर्सन से 20,000 से ज्यादा का लोन ले रहे, तो पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल। ये दोनों व्यू आपको एग्जाम में लिख के आने, और कंक्लूजन में सुन लो, गलती कर दोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। कंक्लूजन में ये वाला व्यू लिख के आना है, कंक्लूजन में फिर आप ये वाला व्यू लिखो। अब इसको एक बारी पॉज मार के रीड कर लो, चलो फटाफट, 1 2 3, चलो डन कर लिया। वैसे शेयर कर दिया, वहां से भी रीड कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। मिस्टर राम कुमार एक एग्रीकल्चरिस्ट है, और उन्होंने एग्रीमेंट किया है टू सेल 10 करोड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एट अ प्राइस ऑफ 10 एकर्स 10 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एट अ प्राइस ऑफ 1 लाख पर एकड़ टू मिस्टर भास्कर अ बिल्डर। Mr. Ram Kumar has received an advance of rupees 1 lakh by way of cross check. Later on, the agreement was rescinded by the Mr. Bhaskar as Mr. Bhaskar could not be pay the balance amount within the stipulated time as per the agreement. Mr. Ram Kumar returned the advance by cross check. The assessing officer proposed to levy the penalty under 271 on Mr. Ram Kumar. चलो बताओ क्या हुआ है यहाँ पे। पी लो पानी, पी लो। वेरी गुड।
राम कुमार एक एग्रीकल्चरिस्ट था, उसको लैंड बेचना था, तो लैंड के लिए उसने तय किया 1 लाख पर एकड़ करके चार्ज करेंगे। तो उसने किससे तय किया था? उसने तय किया था भास्कर, क्या नाम है उसका, भास्कर से। और भास्कर ने उसको 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया क्रॉस चेक में। बाद में बात बनी नहीं, तो फिर एग्रीकल्चरिस्ट को रिटर्न करना पड़ा 1 लाख रुपया, तो उसने क्रॉस चेक में रिटर्न कर दिया। तो ध्यान से सुनो, एनी पर्सन हु रिसीव्स एन अमाउंट रिलेटेड टू एडवांस लोन डिपॉजिट या इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट या ईसीएस। तो राम कुमार एक एग्रीकल्चरिस्ट है, उसने 20 साल से ज्यादा एक्सेप्ट किया, उसने 1 लाख रुपया क्रॉस चेक में लिया, तो उसने वॉयलेट कर दिया 269(FF) को। तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा 271D में। कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा? इंटायर 1 लाख एज अ पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। द प्रपोज्ड एक्शन ऑफ लेवी ऑफ पेनल्टी बाय द असेसिंग ऑफिसर वुड बी वैलिड, बट इसमें कैच है। कैच ये है कि जो एओ है वो जेसी होना चाहिए, तभी वो पेनल्टी लगा सकता है। अगर एओ जेसी नहीं है तो वो पेनल्टी नहीं लगा सकता है। तो कैच इतना ही है कि अगर एओ जेसी है तो पेनल्टी लगेगा, और अगर एओ जेसी नहीं है तो वो पेनल्टी नहीं लगा सकता है। सर एक एक्सेप्शन था ना कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट होता है तो फिर अपने 269(SS) नहीं लगाते। बेटा वो एक्सेप्शन क्या था? बोथ। ओ माय गॉड, उसमें बोथ पार्टीज थी। यहां पे क्या बोथ पार्टीज है क्या? यहाँ बोथ पार्टीज नहीं है, यहाँ पे एक पार्टी एग्रीकल्चरिस्ट है, एक बिल्डर है। अगर दोनों एग्रीकल्चरिस्ट होती तब तो 269(SS) लगता ही नहीं। यानी इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है आईसीआई के द्वारा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखना, अगर दोनों एग्रीकल्चरिस्ट हुए तब तो वो सेक्शन लगाना ही मत। एक एग्रीकल्चरिस्ट एक बिल्डर, तब ये सेक्शन लगा देना, या बिल्डर या कोई और भी प्रोफेशन में। ओके, उसके बाद चलो ये वाला भी कर लेते हैं। Fearless General Finance and Investment Limited, a residuary non-banking company, accept public deposit। इसने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और इशू किया है डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और रीपे भी कर देता है उस पब्लिक डिपॉजिट को आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अलोंग विद इंटरेस्ट। अब डिफरेंट सिनेरियो अपने को दिया है। मिस्टर एक इंडिविजुअल है, उसने 15,000 डिपॉजिट किया फर्स्ट में को एंड बियरर चेक से, एंड अनदर 15,000 डिपॉजिट किया कैश में 30 जून 2022। तो क्या एक पर्सन से इसने 50,000 से ज्यादा का 20,000 से ज्यादा का कैश ले लिया क्या? 20,000 से ज्यादा, तो 15 + 15 30,000, यानी इसने बियरर चेक या कैश ले लिया, यानी अदर देन अकाउंट पे चेक ईसीएस वगैरह लिया, 30,000 लिया, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी लाइबल टू पेनल्टी। कौन? मिस्टर ए या फियरलेस जनरल फाइनेंस? तो आप बोलोगे फियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बिकॉज इसने लोन दिया है। तो जो बंदा लोन दे रहा है, लोन ले रहा है या डिपॉजिट ले रहा है, उस बंदे पे 269(SS) का वायलेशन लगता है, उसको पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ता है। Therefore, penalty under 271D of a sum equal to the amount deposit taken from Mr. A is attracted for failure to comply with the provision of 269(SS) and कौन पे करेगा? Fearless पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार आंसर कर पाते हो। Mr. Hay has applied for premature withdrawal against both the certificate and company paid him 16,500। कंपनी ने 16,500 बियरर चेक से पे किया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेके, एंड 23 मार्च 2023 में 15,500 पे किया है कैश में अगेंस्ट सेकंड सर्टिफिकेट। तो ध्यान से देखो, दो सर्टिफिकेट है, अनुज दो सर्टिफिकेट के लिए इसको पेमेंट किया गया, इसने प्री मैच्योर विड्रॉल किया। रीपेमेंट आते ही 269T एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या बोलता है? 20,000 के ऊपर अगर पेमेंट किया तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा, पेनल्टी लग जाएगा, 269T का वायलेशन हो जाएगा। तो 16,500 प्लस 15,500 कितना हो गया? 16,500 प्लस 15,500 हो गया मेरा 32,000। इट इज मोर देन 20,000। तो फिर यहां पे वायलेशन हो चुका है, एंड सिंस इसने रीपेमेंट किया तो 269T के तहत फियरलेस को यहां पे पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, 20,000। देयरफॉर पेनल्टी अंडर इक्वल टू दी 271 ही है इसके लिए पेनल्टी 269T के लिए।
equal to the amount of deposit so repaid will be attracted for the failure to comply with the provision of 269T. सिंपल है, खत्म, इजी। चलो, इसी के साथ समाप्त होता है अपना 269SS एंड 269T। वो भी बहुत अच्छी तरीके से सारे एग्जांपल, क्वेश्चन आंसर सब कुछ बना दिया आपने। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि है 269ST, और इसमें एक बहुत अच्छे एग्जांपल से इसको समझेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ ऊपर 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 ऊपर, कितने 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 इतने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 269ST क्या बोलता है? कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश नहीं ले सकता है। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं ले सकता है। वेदर इट इज फॉर लोन, वेदर इट इज फॉर तुमने कुछ परचेस करके पैसा पेमेंट कर रहे हो, या तुम सेल करके पैसा ले रहे हो, कोई भी रीजन है, किसी भी रीजन से 2 लाख रुपए कैश, यहाँ पे लोन एडवांस वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोकड़े की बात हो रही है। 2 लाख से ज्यादा का रोकड़ा नहीं ले सकते हो। कब? किसी एक पर्सन से, किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन से, या रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेशन। इन 3 कारणों की वजह से तुम 2 लाख से ज्यादा का कैश किसी से भी नहीं ले सकते हो। अभी एक एग्जांपल करवाऊंगा, मस्त वाला ड्राफ्ट किया हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? आ जाओ, पहले रीड कर लेते हैं। नो पर्सन shall receive an amount of 2 lakh and above in aggregate from a person in a day for a single transaction, या in respect to transaction related to one event or occasion, otherwise than by account पे check, account पे डिमांड ड्राफ्ट, या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यानी सिर्फ इससे ले सकते हैं, यानी कैश में नहीं ले सकते। अगर लिया तो मैंने क्या बोला? अगर लिया तो, यानी जिसने लिया है उस पे 100% ऑफ दिस सम एज अ पेनल्टी लगा देंगे, उसको 100% सम एज अ पेनल्टी लगा देंगे। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, काफी सिंपल है, ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। इस एग्जांपल में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, मेरे को कैश में गिफ्ट मिला है 1500 रुपए करके, 150 गेस्ट ने मेरे को दिया है। क्या एक आदमी ने मेरे को 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है क्या? द आंसर इज नो। 150 लोगों ने मिला के मेरे को 150 रुपए करके दिया है, यानी मेरे को कितना? 1500 रुपए करके दिया है, यानी मेरे को 2,25,000 मिला। 2 लाख से ज्यादा तो मिला है, बट हर एक से 1500 तक ही मिला है। तो इसका मतलब क्या होता है? 269ST। जल्दी बोलो, कौन सा सेक्शन नंबर बोलो यार, मेरे साथ लर्न करना है। 269ST, 269ST, 269ST will not be applicable। मेरे को कैश गिफ्ट मिला 1500 का, 1.5 लाख का वेडिंग पे, और 60,000 मेरे को मिला रिसेप्शन में बाय वन पर्सन। अब इस वन पर्सन मतलब होता है कि एक आदमी से ऑन एन एग्रीगेट, भले ही अलग अलग दिन मिला, बट ऑन एन एग्रीगेट क्या 2 लाख से ज्यादा मिला क्या? द आंसर इज यस। तो 269ST विल बी एप्लीकेबल। अब ऑन अ डे से कंफ्यूज मत हो जाना, इन अ डे ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहां पे देखो वर्ड एग्रीगेट भी यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पर्सन से 2-3 दिन मिला के भी अगर 2 लाख के ऊपर चला जा रहा है, तो भी अपने ये प्रोविजन अप्लाई कर देंगे। 2 लाख या उसके ऊपर चला जा रहा है कैश में, ठीक है। 1.5 लाख का कैश का गिफ्ट हमने ब्राइड और ग्रूम को दिया, और 50,000 का हमने पेरेंट को दिया। तो 1.5 लाख का हमने ब्राइड को दिया, 50,000 पेरेंट को दिया। एक बंदे ने 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है, बट 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 क्या सेम पर्सन को किया है क्या? सो द आंसर इज नो, 2 डिफरेंट पर्सन को किया। यहां पे ग्रूम काट दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक ब्राइड को किया, एक उसके पेरेंट्स को किया। तो 1.5 लाख हमने ब्राइड को दिया, 50,000 हमने उसके पेरेंट्स को दिया। हमने 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट तो किया है, बट अलग आदमियों को किया है। तो 269ST विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्या सीखा? सबसे पहला, सिंगल आदमी से 2 लाख या उससे ज्यादा आना चाहिए, उसी एक सिंगल पर्सन को। सेम डे पे भी आ सकता है, डिफरेंट डे पे भी आ सकता है, बिकॉज अपने को एग्रीगेट देखना है। अगर ये पेमेंट के लिए नहीं रोक रहा है, अगर मेरे को 2 लाख रुपया पे करना है किसी को भी, तो मैं कर सकता हूं। अगर मेरे को 2 लाख रुपए अलग अलग जन को पे करना है कैश में, ए को, बी को, सी को, तीनों को मिला के पे करना है, समझ लो 1.5 लाख करना है, एक को 25 करना है, 25 करना है, इस टाइप से हमको अगर पेमेंट करना है, हम कर सकते हैं। फिर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। प्रोविजन किसके ऊपर है? जो ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उसको 2 लाख से ज्यादा एक पर्सन से नहीं लेना है कैश में। अगर लिया तो पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? जितना अमाउंट लिया उतना 100% एज अ पेनल्टी लग जाएगा।
अब सिंगल ट्रांजैक्शन वाला चीज भी देख लेते हैं। अब मान लो फर्स्ट केस है, एक बिल है जो कि 2 लाख का बिल था, टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ, 2 लाख का हुआ, ठीक है, हमने सेल किया 2 लाख का, तो 2 लाख का बिल अमाउंट हुआ, हमें 2 लाख रुपए एज अ कैश रिसिप्ट मिल गया। क्या वॉयलेशन हुआ 269 एसटी का? सो द आंसर इज यस, 2 लाख या उससे ज्यादा हमने कैश में लिया है एक पर्टिकुलर बिल के लिए, तो वॉयलेशन हो गया, तो 269 एसटी का वॉयलेशन हो चुका है। केस 2, बिल 1 है 2 लाख का, बिल 2 कुछ भी नहीं है, एंड 2 लाख रुपया हुआ टोटल बिल अमाउंट, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने लिया 50,000 रुपए, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने लिया 1.5 लाख रुपए। अब इना डे से कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को किस चीज पे फोकस करना है, एग्रीगेट। क्या एक पर्सन से उन्हें एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा मिल गया क्या? द आंसर इज यस, तो 269 एसटी विल बी एप्लीकेबल। अब यहां ध्यान देना मेरे दोस्तों, बिल 1 75,000 का था, बिल 2 1,85,000 का था, तो टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ, 2,60,000। बंदे ने मेरे को पेमेंट कितना किया है, 2,60,000 का कैश में पेमेंट किया है, तो क्या 269 एसटी एप्लीकेबल होगा? तो आप बोलोगे सर हम लोग को अभी बिल नहीं देखना, हम लोग को देखना पेमेंट कितना मिला, क्या पेमेंट 2 लाख से ज्यादा का मिल गया क्या कैश में, 2 लाख या उससे ज्यादा? द आंसर इज यस। तो अगर ऐसा हुआ है तो वॉयलेशन हो गया है 269 एसटी का। दूसरा, बिल 1 है अपना 90,000 का, बिल 2 है अपना 1,10,000 का, टोटल बिल कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर टोटल बिल हो गया 2 लाख रुपए का, टोटल बिल 2 लाख रुपए का। इस बंदे ने मेरे को पेमेंट किया है 1,90,000 का। अब इसने अगर मेरे को पेमेंट 1,90,000 का किया तो क्या सिंगल पर्सन से 2 लाख से ज्यादा का कैश मिला है क्या? नहीं मिला है। और ये जो अपने को 1,90,000 मिला है ये किससे रिलेटेड है? तो हो सकता है 90 इसके लिए हो एंड रिमेनिंग इस वाले के लिए हो। तो क्या सेम ट्रांजैक्शन के लिए है क्या? द आंसर इज नो, सेम ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। सो 269 एसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आशा करता हूं एकदम मस्त वाली क्लैरिटी आ गई होगी किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जो पर्सन ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, वो एक किसी भी पर्सन से 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकता, एक या तो एक दिन में या तो डिफरेंट डेट में, यानी एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट मान लो अगर एक पर्सन है, उसका बिल 1 है 90,000 का, बिल 2 है 1,10,000 का, टोटल बिल हुआ 2 लाख का। तो अब इसको 2 लाख मत अज्यूम करना, मिला कितना मिला, 1,90,000 मिला है, बट ये अलग अलग बिल का मिला है, सेम बिल का नहीं मिला है, इसीलिए 269 एसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है। चलो एक एडवांस लेवल पे इसको लेके आते हैं अपने। सेम एग्जांपल लेते हैं, 90,000 का बिल 1 था, 1,10,000 का मेरा था बिल 2, 1,20,000 कर देते हैं और मजा आएगा। 1,20,000 का था मेरा बिल 2, एंड उसके बाद अपने देखे टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया अपना, टोटल हो गया जल्दी जल्दी 2,10,000। तो टोटल आया अपना 2,10,000 का। पहला पेमेंट मेरे को मिला 1,90,000 का, एंड दूसरा पेमेंट मेरे को मिला 20,000 का। अब जब अपने टोटल करेंगे तो 2,10,000 तो क्रॉस हो जाएगा, बट क्या ये सेम बिल के लिए? क्या द आंसर इज नो, ये डिफरेंट बिल के लिए। तो इस सिनेरियो में 269 एसटी नहीं लगेगा। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए इसको। इजी है कॉन्सेप्ट? हाँ जी बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से करेंगे तो हम लोग को काफी इजी लगेगा ये कॉन्सेप्ट। इसीलिए ना बाकी में अगर आप रीड करके चले जाओगे तो नहीं होगा ना, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। वो कैसे समझोगे? एग्जाम्पल के जरिए। वो कहाँ होता है? हमारी क्लास में होता है, हमारे रिवीजन वीडियो में होता है। सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किए हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो, तो 269 एसटी क्या बोलता है? किसी भी पर्सन से रिसीव नहीं करना 2 लाख या उसके अबव का अमाउंट इन एग्रीगेट या सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, या रिलेटिंग टू एन इवेंट और ओकेशन, अदर देन अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से अपने ले सकते हैं, ईसीएस वगैरह से ले सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? अच्छा, अगर अपने एक्सेप्ट कर लेते तो पेनल्टी लगेगा 100% ऑफ दैट अमाउंट। इसका एक्सेप्शन है गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नोटिफाइड बाय सीजी, अगर कोई ट्रांजैक्शन या पर्सन नोटिफाइड बाय सीजी है तो, या ट्रांजैक्शन ऑफ द नेचर रेफर्ड इन 269 डबल एस। अगर 269 डबल एस में जो रेफर्ड करके रखा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वो वाले हैं तो 269 एसटी फिर उस पर नहीं लगेगा। चलो इस वाले क्वेश्चन में काफी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी।
मिस्टर बी ने परचेज किया है फॉर हिज बिजनेस रॉ मटेरियल मिस्टर एस से। एस ने बोला कैश पेमेंट करो, मिस्टर बी एग्री कर जाता है। 27/3/2023 को परचेज अफेक्ट होता है और कैश इनवॉइस 3,20,000 का जनरेट होता है। अब बताओ क्या होगा बी और एस के हाथ में एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो दोस्तों, बी परचेज कर रहा है, एस सेल कर रहा है, ठीक। सबसे पहले 40A3 याद करो। 40A3 क्या बोलता है, अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करते हो 10,000 या उससे ज्यादा तो आपको वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो मिस्टर बी परचेज करा, परचेज इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेस, तो क्या ये 3,20,000 डिसअलाउ हो जाएगा? द आंसर इज यस। तो बी के हाथ में 3,20,000 डिसअलाउड हो जाएगा बिकॉज ऑफ 40A3। अब बात करते हैं एस के हाथ में। एस क्या सेल कर रहा है, बी परचेज कर रहा है तो एस सेल कर रहा है, और सेल कर रहा है तो उसको रुपया मिलेगा। उसको 3,20,000 रुपए मिले, तो क्या उसको कैश में 2 लाख या उससे ज्यादा मिल गया क्या? 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश में मिला है क्या? द आंसर इज यस, 3,20,000। तो 269ST विल बी एप्लीकेबल इन फॉर मिस्टर एस एंड मिस्टर एस हैज टू पे द पेनल्टी। कितना पेनल्टी पे करेगा? 100% ऑफ दैट अमाउंट, यानी 3,20,000। सिंपल है। तो मिस्टर बी के हाथ में क्या होगा? 40A3 लगेगा और अकॉर्डिंगली 3,20,000 पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देंगे। मिस्टर एस के हाथ में क्या होगा? मिस्टर एस के हाथ में 269ST लगेगा एंड मिस्टर एस को 271DA के तहत पेनल्टी पे करना पड़ेगा 3,20,000 का। पेनल्टी चैप्टर में लिखा है सेक्शन नंबर, तो वहां से आप रीड कर सकते हो कि कौन से वाले सेक्शन के लिए कौन सा वाला सेक्शन का पेनल्टी लगेगा। दूसरा पॉइंट, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ कैश परचेजेस 2 डिफरेंट डेट्स को हुआ है? 1,80,000 यहां हुआ है और 1.5 लाख हुआ है। 2 डिफरेंट डेट्स फॉर 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 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल। ओके, तो 2 बिल आए, एक बिल आए 1,80,000 का, 1 लाख आए, एक बिल आए 1,40,000 का। 2 बिल आए हमारे पास, हमने 1,80,000 एक दिन में पेमेंट किया, दूसरे दिन हमने 1,40,000 का पेमेंट किया। क्या किसी भी दिन हमने 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया? आंसर इज नो। दोनों मिला के 2 लाख हुआ, बट क्या दोनों एक बिल का है? नहीं, दोनों अलग बिल का है, अलग रॉ मटेरियल के लिए। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? 269ST विल नॉट बी एप्लीकेबल और कोई भी पेनल्टी का पेमेंट नहीं करना है मिस्टर एस को। बट 40A3 विल बी एप्लीकेबल बिकॉज 10,000 से ज्यादा का परचेजेस किया गया है और 10,000 के ज्यादा का ऊपर परचेज किया मिस्टर बी ने, तो मिस्टर बी के हाथ में पूरा का पूरा 1,80,000 प्लस 1,40,000 दैट इज 3,20,000 विल बी डिसअलाउड। तो यहाँ आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, डिसअलाउड हो जाएगा यहाँ पे बिकॉज 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया मिस्टर बी ने, 40A3 का उल्लंघन कर दिया। एंड एस के हाथ में क्या हो जाएगा? एस के हाथ में 269ST विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज 2 सेपरेट बिल का है एंड किसी भी दिन 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं किए तो नो पेनल्टी। और इसको एक लेवल एडवांस लेके चलते हैं थोड़ा सा। मान लो हमने 2 बिल लिया 1.4 का, 1.8 का, ठीक है, 3 पॉइंट। अब इस पे 269ST क्यों नहीं लग रहा था? बिकॉज डिफरेंट डेट में हमने पेमेंट किया। बट मान लो ये दोनों बिल के लिए हमने पेमेंट सेम डेट को अगर किया होता तब क्या होता? तब ये 2 लाख के ऊपर पेमेंट हो जाता एंड फिर अपने 269ST को एप्लीकेबल कर देते। आशा करता हूं सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर हो गए होंगे। तो आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन। एक और बचा है, मिस्टर रॉबर्ट ने 2.5 लाख रुपए रिसीव किए मिस्टर राजीव से इन कैश। तो सिंपल है, 2 लाख के ऊपर रिसीव किया तो 269ST लगेगा। जिसको रुपया मिला ही विल बी लाइबल टू पे पेनल्टी। तो किसको रुपया मिला? रॉबर्ट। तो रॉबर्ट को पेनल्टी पे करना है, कितना पेनल्टी पे करेगा? 2.5 लाख। 271DA सेक्शन नंबर है, ठीक है। तो 271DA के तहत 2.5 लाख रुपए का पेमेंट करेगा मिस्टर रॉबर्ट एज पेनल्टी। सिंपल है। 3 नंबर हमने कर लिया, 4 नंबर हमने कर लिया, 5 अभी करेंगे, 6 भी कर लिया। चलो, तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है 269SS, 269T एंड 269ST। और एक क्विक रिवीजन मारते हैं। 269SS कब लगता है? जब आप रिसीव करते हो 20,000 से ज्यादा कोई भी एडवांस या डिपॉजिट या इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी पैसा, 20,000 से ज्यादा रिसीव किया तो जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा 100%। 269T क्या बोलता है? अगर आप रीपे करते हो लोन या डिपॉजिट को, अगर आप लोन या डिपॉजिट का रीपेमेंट करते हो और 20,000 या उससे ज्यादा का अगर आप रीपेमेंट करते हो तो उस सिनेरियो में आपको ये लगेगा 269T लगेगा। 20,000 उससे ज्यादा कैश में अगर करते हो तो ऊपर एसएस में भी कैश था, कैश में करते हो तो जितना अमाउंट इन 100% ऑफ दैट अमाउंट विल बी योर पेनल्टी। कौन पे करेगा? जो रीपे कर रहा है वो पेनल्टी का पेमेंट करेगा।
269 क्या करता है, यहाँ लोन एडवांस वगैरह का कुछ भी बात नहीं करता रिपेमेंट का, सिंपल से कैश की बात करता है। कोई भी पर्सन 2 लाख से ज्यादा का अगर कैश का पेमेंट करता है तो 269 लग जाएगा। एंड जो पर्सन पेमेंट कर जो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, ही विल बी लायबल टू पे पेनल्टी 100% एज अ अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट विल बी द पेनल्टी। सिंपल है। अब 269U ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अमेंडमेंट वाला सेक्शन है। बहुत सिंपल सी बात बोलता है, कोई भी पर्सन जो बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है, वो जो मोड है उसके पास पेमेंट का, वो तो ठीक है, उसको उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मोड रखना पड़ेगा पेमेंट एक्सेप्टेंस के लिए। उसको पेमेंट एक्सेप्टेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा मोड रखने पड़ेंगे। अब क्या हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं, बस उसी बिजनेस एंड प्रोफेशन, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसका सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड करता है 50 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओ माय गॉड, यानी करंट का नहीं देखना है, पिछले साल का अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो इस साल उस पे 269U लगेगा। 269U क्या बोलता है? 269U बोलता है कि आपको अगर पेमेंट जो एक्सेप्ट कर रहे हो उसके जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोड है वो तो ठीक है, उसके अलावा 3 मोड और रखने हैं तुमको। मैं बता देता हूं कौन से 3 मोड है। डेबिट कार्ड रुपे पावर्ड वाला, यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम यूपीआई क्यूआर कोड, ये 3 पेमेंट तुमको एडिशनली रखने पड़ेंगे। हर बिजनेस को रखना है? नहीं नहीं, सिर्फ उस बिजनेस को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस होता है, उसको डेबिट रुपए कार्ड, भीम यूपीआई यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड ये एडिशनल रखना पड़ेगा। स्वाइप मशीन तो रख रहे हो जो, वो तो रखना ही है, उसके अलावा इन सारे पेमेंट्स मेथड को तुमको रखना पड़ेगा। अब ये क्यों किया गया तुमको समझ में आ रहा होगा। रुपए किसका है पता है तुमको? रुपए इंडिया का है, अपने इसको ग्रोथ करवाना चाहते हैं, इसीलिए इस वाले पॉइंट को अपने यहाँ पे रखे हुए हैं। भीम यूपीआई एंड यूपीआई को क्यों रखे वो समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यूपीआई इज इंडिया का एंड अपने उसको ग्रो करवाना चाहते हैं, इसीलिए। इसे एक छोटू सा क्वेश्चन एक ही बार आया और उसको भी देख के नक्की करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था? ये एमटीपी नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, ताजा करा रहा है। क्या बोलता है? रूपल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और टोटल टर्नओवर का 51 करोड़ था 21-22 में एंड 47 करोड़ है 22-23 में। 22-23 का देखना है कि 21-22 का देखना है? तो आप बोलोगे सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, नहीं 21-22 का देखना है। वेरी गुड। कस्टमर हु हैज परचेज्ड द अप्लायंस फ्रॉम स्टोर कैन पे ओनली थ्रू कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सिर्फ कैश रखा है, ये चेक रखा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखा है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका कितना टर्नओवर था? 50 करोड़ से ज्यादा। हाँ, तो इसको और कौन से मेथड रखने? 3 और मेथड रखने होंगे। भीम यूपीआई यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड और तुम्हारा डेबिट कार्ड रुपए वाला, ये वाला मेथड इसको रखना पड़ेगा। क्या इसने रखा है? क्या नहीं रखा है? तो इसने 269U का उल्लंघन कर दिया क्या? हाँ जी, उल्लंघन कर दिया इसमें। और इसको क्या होगा? पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा? पेनल्टी पे करना पड़ेगा 5000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू। 5000 रुपए पर डे का पेनल्टी लगेगा। 100% ऑफ अमाउंट नहीं है, याद रखना। चांद सितारे फूल और खुशबू जो बनाना है यहाँ पे बना लेना, ठीक है। तो पेनल्टी अमाउंट कितना है? 5000 एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू। सिंपल। सेक्शन नंबर 271 DB, ये सब पेनल्टी में लिखा हुआ, डोंट वरी। ओके, बट ये पेनल्टी नहीं लगेगी अगर ये प्रूव कर देता है कि प्रूव दैट देयर वेर गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर सच फेलियर। मैं क्यों फेल हुआ इसके लिए एक सफिशिएंट रीजन है, वो वहां पे अगर वो बता देता है रूपल लिमिटेड, तो उस सिनेरियो में फिर उस पर 269U का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और 271DB का पेनल्टी नहीं लगेगा। एनी सच पेनल्टी शैल बी इम्पोज बाय जॉइंट कमीशन, और ये वाली पेनल्टी भी जेसी से ही लगेगी तभी, ठीक है। तो सारी पेनल्टी 269SS, 269T, 269U, 269ST किससे लगेगा? जेसी से लगेगा। ओके, सो दोस्तों दैट्स इट। यहां खत्म होता है अपना मिसलेनियस चैप्टर, पूरी तरह से खत्म हो जाता है विद ऑल द सेक्शन 269SS, ST एंड T एंड U। चारों सेक्शन हमने खत्म कर दिए, बहुत अच्छी तरह से हमने समझा, हमने सारे क्वेश्चन आंसर बना लिए, हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए और हमने चार्ट वगैरह सब कुछ बना दिया और ये सारे नोट्स हमने अटैच कर दिया। तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल चैटर्ड एस्पिरेंट से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत मजा आया आपके साथ ये क्लास करके, आशा करता हूं आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और अगर बहुत ज्यादा मजा आया है तो औरों को भी मजा दो, जाओ जल्दी से आके इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोग के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट भी कर दो दोस्तों। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गया, मॉक टेस्ट आ चुका है DTIDT का, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड फुल कोर्स टेस्ट है।
जरूर से आके एनरोल कर लेना। मोर देन 55% उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जरूर से एनरोल कर लेना। बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, जो कि एग्जाम बिना लिखे एग्जाम में मत जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए भी इनरोल कर लेना, बाकी क्लासेस बुक्स वगैरह सब कुछ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।